नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में। ये जो बजट का सार दस्तावेज है, इसे हम आसान भाषा में समझेंगे। मतलब सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है, वो पैसा जाता कहाँ है, और सबसे ज़रूरी बात, इसका हमारी और आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो इस पूरे बजट को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कुछ ज़रूरी शब्दों का मतलब जानेंगे, फिर बजट के मुख्य आंकड़ों पर नज़र डालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सरकार की कमाई कहाँ से होती है और वो खर्च कहाँ करती है, फिर घाटे और कर्ज की क्या स्थिति है, इसका विश्लेषण करेंगे, और आखिर में जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उन पर कितना पैसा जा रहा है ये भी देखेंगे। तो देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना उसकी शब्दावली, उसकी भाषा को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, बजट को समझने की शुरुआत भी हम इसके कुछ सबसे ज़रूरी शब्दों का मतलब जानकर ही करते हैं। सर, ये बजट का सार दस्तावेज क्या समझाता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो दस्तावेज है ना, ये हज़ारों पन्नों के भारी भरकम बजट का समझिए एक सार है, एक निचोड़ है। ये हमें बस 3 मोटी-मोटी बातें बताता है। सरकार की कुल आमदनी कितनी है, यानी रिसीट्स, कुल खर्च कितना है, यानी एक्सपेंडिचर, और इन दोनों के बीच जो अंतर है, मतलब जो घाटा है, वो कितना है। ये पूरे जटिल बजट का एक बहुत ही आसान स्नैपशॉट है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी शब्द को समझते हैं, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। इसको बहुत आसान तरीके से समझिए। मान लीजिए आपकी आमदनी 100 रुपए है और आपका खर्चा 120 रुपए है। तो ये जो 20 रुपए का अंतर है, इसे पूरा करने के लिए आपको कहीं से उधार लेना पड़ेगा, है ना? बस सरकार के लिए यही 20 रुपए का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। यह हमें बताता है कि सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए कुल कितना कर्ज लेना पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं राजस्व घाटे पर। यह घाटा तब होता है जब सरकार का जो रोजमर्रा का खर्च है, जैसे कि सैलरी देना, पेंशन देना, सब्सिडी देना, वो उसकी रोजमर्रा की आमदनी यानी टैक्स वगैरह से जो पैसा आता है उससे ज्यादा हो जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार अपने रूटीन के खर्चे भी अपनी रूटीन की कमाई से पूरे नहीं कर पा रही है। अब एक और मिलता जुलता शब्द है प्रभावी राजस्व घाटा। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने राज्यों को 100 रुपए दिए। अब इस 100 रुपए में से 30 रुपए तो सड़क, स्कूल या अस्पताल जैसी कोई संपत्ति बनाने में खर्च हो गए। तो प्रभावी राजस्व घाटा क्या करता है, वो इन 30 रुपयों को घाटे से हटा देता है। इससे हमें यह पता चलता है कि असल में कितना पैसा सिर्फ दिन प्रतिदिन के खर्चों में जा रहा है, जिससे भविष्य के लिए कोई संपत्ति नहीं बन रही। और आखिर में है प्राथमिक घाटा। ये भी बहुत सरल है। जो हमारा कुल राजकोषीय घाटा था, उसमें से अगर हम पुराने कर्जों पर जो ब्याज चुकाया है उसे हटा दें, तो जो बचेगा वो प्राथमिक घाटा है। सीधी सी बात है, ये हमें बताता है कि पुराने कर्जों का ब्याज हटा दें तो इस साल के नए खर्चों के लिए कितना उधार चाहिए। तो अब बात करते हैं बड़ी रकम की। इस साल के बजट में सरकार का जो कुल अनुमानित खर्च है वो है 53,47,315 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो देश के विकास, सुरक्षा और हमारी दूसरी जरूरतों पे खर्च की जाएगी। ठीक है, परिभाषाएं तो हो गईं। अब आते हैं असली खेल पर, यानी कि आंकड़ों पर। ये जो टेबल है ये बजट का पूरा सार एक ही जगह पर दिखाती है। तो जरा इस टेबल पर नजर डालिए। इसमें बजट का पूरा कच्चा चिट्ठा है। अगर हम 2026-27 के अनुमानों को देखें तो सरकार की कुल आमदनी करीब 53 लाख करोड़ है और खर्च भी लगभग 53.47 लाख करोड़ रुपए। लेकिन सबसे जरूरी बात जो हमें देखनी है वो है राजकोषीय घाटा, जो जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। सरकार की कोशिश है कि इस घाटे को धीरे धीरे कम किया जाए, जैसा कि आप पिछले सालों के आंकड़ों में देख भी सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जीडीपी का 4.3%, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इस बजट के लिए जो आधार लिया गया है वो है देश की कुल जीडीपी, जिसका अनुमान है लगभग 393 लाख करोड़ रुपए। ये पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा है। तो जितने भी प्रतिशत वाले आंकड़े हैं वो इसी बड़ी रकम के आधार पर निकाले गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार के पास इतना सारा पैसा आखिर आता कहां से है? हमारा अगला सेक्शन हमें यही बताएगा। अब ये चार्ट देखिए, ये बहुत दिलचस्प कहानी बताता है कि सरकार की तिजोरी में पैसा आता कहां से है। और देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात क्या है कि हर एक रुपए में से 24 पैसे तो सीधे सीधे उधार से आ रहे हैं। मतलब सरकार की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा बोरोइंग्स है। इसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स का, जिससे 21 पैसे आते हैं, और फिर कंपनियों से मिलने वाले कॉरपोरेशन टैक्स का, जिससे 18 पैसे आते हैं।
यानी हमारी सरकार का लगभग 1/4 हिस्सा कर्ज पर ही चलता है। जब पैसा आ गया तो अब ये जाता कहाँ है? चलिए सरकार के खर्च के अलग अलग क्षेत्रों पर एक नजर डालते हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि ये रुपया जाता कहाँ है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा 22 पैसे ये तो राज्यों को वापस चला जाता है उनके टैक्स के हिस्से के तौर पर। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी रकम है 20 पैसे, वो सिर्फ और सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी विकास के काम पर नहीं, बल्कि पुरानी देनदारियों को चुकाने में जा रहा है। तो आय व्यय तो समझ लिया, अब जरा और गहराई में उतरते हैं और सरकार के घाटे और कर्ज की हालत को देखते हैं। इस चार्ट को देखिए, ये पिछले कुछ सालों में हमारे घाटों की कहानी बताता है। आप साफ देख सकते हैं कि कोविड के टाइम में घाटा कितना ऊपर चला गया था, लेकिन अब सरकार इसे धीरे धीरे नीचे लाने की कोशिश कर रही है। 2026-27 के लिए जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है वो 4.3% है, जो एक सुधार का संकेत तो है। तो सवाल उठता है कि ये जो लाखों करोड़ का घाटा है, इसकी भरपाई सरकार करती कैसे है? पैसा आता कहाँ से है? ये टेबल हमें यही बताती है कि इसका सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 11.73 लाख करोड़ रुपए, सरकार सीधे बाजार से कर्ज लेकर पूरा करती है। इसके अलावा छोटी बचत योजनाओं जैसे और भी स्रोत हैं जिनसे पैसा जुटाया जाता है। और अब आते हैं सबसे बड़े आंकड़े पर, सरकार पर कुल कर्ज कितना है। ये चार्ट दिखाता है कि केंद्र सरकार का कुल कर्ज देश की पूरी जीडीपी का लगभग 55.6% है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्योंकि जब कर्ज इतना ज्यादा होता है तो ये भविष्य में हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकता है। चलिए अब अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उन पर कितना खर्च हो रहा है। इससे पता चलेगा कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। तो यहां साफ दिख रहा है कि सरकार का सबसे ज्यादा जोर ग्रामीण विकास पर है। देखिए, जल जीवन मिशन, मतलब हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा लगभग 67,670 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके बाद किसानों को सीधे मदद देने वाली पीएम किसान योजना और गरीबों के लिए घर बनाने वाली पीएम आवास योजना पर भी बहुत बड़ा खर्च किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना के लिए 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। अब अगर स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो स्कूलों के लिए जो समग्र शिक्षा अभियान है उसे मिले हैं 42,100 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य बीमा वाली जो योजना है आयुष्मान भारत, उसके लिए 9,500 करोड़ रुपए हैं, जबकि स्कूलों में बच्चों के मिड डे मील वाली पीएम पोषण योजना को 12,750 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शिक्षा पर जोर स्वास्थ्य बीमा से ज्यादा है। तो इन सब आंकड़ों को देखने के बाद एक आम नागरिक के लिए इस बजट का सबसे बड़ा मतलब क्या है? देखिए, सरकार एक बहुत ही मुश्किल रस्सी पर चल रही है। एक तरफ उसे कर्ज और घाटे को भी कम करना है और दूसरी तरफ विकास और लोगों की भलाई वाली योजनाओं पर खर्च भी बढ़ाना है। तो असली सवाल यही है, क्या ये संतुलन साधने की कोशिश कामयाब होगी और क्या इससे आम आदमी की जिंदगी में कोई सुधार आएगा? ये सोचने वाली बात है।